राह में खतरे तो होंगे मगर ठहरता कौन है। मौत कल आनी है, आज आ जाए डरता कौन है। और तेरे लश्कर के मुकाबिल मैं अकेला हूं मगर फैसला मैदान में होगा कि मरता कौन है। जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए, ज्योग्राफी की एक और क्लास में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 मानव विकास की। लेकिन उससे पहले चैप्टर नंबर 2 था हमारा जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि। उसकी कुछ चीजें बच गई थी, उनको अपन कंप्लीट करते हुए चलते हैं और बढ़ते हैं अगले चैप्टर नंबर 3 की तरफ, जिसका नाम रहेगा मानव विकास। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपने आज की क्लास। अपन ने जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटकों की बात कर ली थी। जो जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक कौन से थे? जन्म, मृत्यु और प्रवास। ठीक है, उसमें अपन ने जन्म दर की बात कर ली थी, मृत्यु दर की बात कर ली थी। अब अपन बात करेंगे दोस्तों प्रवास की। और प्रवास में हमने प्रवास की परिभाषा की बात कर ली थी, पर उद्गम स्थान और गंतव्य स्थान को समझ लिया था। और प्रवास के जो कारक है, अपकर्ष और प्रतिकर्ष कारक, उनकी भी बात कर ली थी। अब हम बात करेंगे प्रवास की धाराओं की। तो प्रवास की 4 धाराएं हैं, यानी व्यक्ति जो है 4 प्रकार से प्रवास जो है वो करता है। तो पहला करता है व्यक्ति गांव से गांव की तरफ, उसके बाद में गांव से नगर की तरफ, नगर से नगर की तरफ और नगर से गांव की तरफ। तो ये 4 मुख्य धाराएं हैं प्रवास की। ठीक है, इसमें गांव से गांव, गांव से नगर, नगर से नगर और नगर से गांव की तरफ व्यक्ति क्या करता है? प्रवास करता है। जनाकांक्षीय, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है कि जनकांक्षीय संक्रमण सिद्धांत क्या दे रखा है? जनाकांक्षीय संक्रमण सिद्धांत के बारे में यहाँ पर अपने को देखना है दोस्तों। तो इस सिद्धांत का उपयोग, ठीक है, तो क्यों इसका उपयोग किया जाता है? जनकांक्षीय संक्रमण सिद्धांत के बारे में क्वेश्चन आता है, बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार इसकी कोई अवस्थाएं पूछ ली जाती है, प्रथम अवस्था दे दी जाती है। तो ये सिद्धांत दिया गया है, जनाकांक्षीय संक्रमण सिद्धांत का उपयोग जो है वो किसी क्षेत्र की जनसंख्या का वर्णन करने व भविष्य की जनसंख्या का पूर्वानुमान लगाने के लिए किया जाता है। जनगणना भारत के अंदर चल रही है प्यारे मित्रों। तो अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर जनसंख्या टॉपिक की। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। कक्षा 12वीं एनसीईआरटी के लिए अपन चैप्टर नंबर 2 के महत्वपूर्ण चीजों के बारे में अपन पढ़ रहे हैं, दूसरे चैप्टर के बारे में अपन पढ़ रहे हैं। तो किस लिए किया जाता है जनकांक्षीय संक्रमण सिद्धांत का उपयोग? किसी क्षेत्र की जनसंख्या का पूर्वानुमान लगाने के लिए और भविष्य की जनसंख्या का पता करने के लिए हम जनकांक्षीय संक्रमण सिद्धांत का उपयोग है वो करते हैं। यहाँ पर जनकांक्षीय चक्र दिया हुआ है एक, उससे अपन समझते हैं कि प्राचीन समय से लेकर आधुनिक समय तक क्या जनकांक्षीय चक्र अपने को देखने को मिला है। तो पहले के टाइम पे ग्रामीण और खेतीहर से जो आज के समय में बदलाव लोगों में देखने को मिला है, वो नगरीय और औद्योगिक चीजों की तरफ लोग बढ़े हैं। यानी कि पहले के लोग ग्रामीण क्षेत्र में रहते थे और वहां पर खेती को अधिक महत्व देते थे। वहीं पर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अपन देखें तो लोग नगरों की तरफ जाना लोगों ने स्टार्ट कर दिया है, उद्योगों की तरफ बढ़ना उन्होंने शुरू कर दिया है। अब इसी जनकांक्षीय संक्रमण की 3 अवस्थाएं हैं। कौन कौन सी 3 अवस्थाएं हैं? पहली देखिए प्रथम अवस्था। प्रथम अवस्था में क्या है? उच्च जन्म दर व उच्च मृत्यु दर। ठीक है, उच्च जन्म दर व उच्च मृत्यु दर देखने को मिलती है प्रथम अवस्था के अंदर। वहीं द्वितीय अवस्था क्या बताती है जनकांक्षीय संक्रमण सिद्धांत की? द्वितीय अवस्था बताती है कि प्रारंभ में जन्म दर उच्च बनी रहती है, किंतु समय के साथ इसमें गिरावट देखने को मिलती है। वहीं अगर अपन तृतीय अवस्था की बात करें तो निम्न जन्म दर व निम्न मृत्यु दर बनी रहती है। उसके बाद में अपन बात कर रहे हैं जनसंख्या नियंत्रण। देख रहे हैं कि वर्तमान में जो जनसंख्या है वो बढ़ रही है, विश्व की जनसंख्या बढ़ रही है, भारत की जनसंख्या बढ़ रही है। तो क्या नियंत्रण के उपाय हो सकते हैं? उस नियंत्रण के उपायों की अपन बात कर सकते हैं। तो कौन से ऐसे 2 आप पॉइंट बता सकते हो जिससे जनसंख्या नियंत्रण है वो की जा सकती है? तो पहला पॉइंट यहाँ पर देखोगे, परिवार नियोजन द्वारा बच्चों के जन्म को रोकना वह बच्चों के समय में अंतराल रखना। पहला पॉइंट हो गया यहाँ पर परिवार नियोजन द्वारा बच्चों के जन्म को रोकना व बच्चों के जन्म के समय में अंतराल रखना। दूसरा पॉइंट आ गया यहाँ पर छोटे परिवार रखने के लिए जन जागरूकता व लोगों को छोटे परिवार का महत्व
समझाना छोटे परिवार रखने के लिए कि भाई माता पिता व एक शिशु उनके होना चाहिए, ऐसी जन जागरूकता लोगों तक पहुंचानी है। इसके अलावा परिवार, छोटे परिवार का महत्व लोगों को समझाना है। ठीक है, इसी संदर्भ में थॉमस माल्थस का जनसंख्या नियंत्रण संबंधी सिद्धांत जो उन्होंने 1798 ईस्वी में दिया था, उन्होंने बताया है कि लोगों की संख्या जो खाद्य आपूर्ति की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ेगी, आने वाले समय में उन्होंने बताया कि बढ़ेगी, और जनसंख्या की अधिक वृद्धि का परिणाम होगा अकाल होगा, बीमारी होगी, युद्ध होगी। इससे जनसंख्या में अचानक जो गिरावटें हैं वो देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है वो क्या है, जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ने से किसी भी देश के विकास पर पड़ने वाले प्रभाव। जनसंख्या बहुत अधिक तेजी से बढ़ रही है, तो किसी भी देश की जनसंख्या बहुत अधिक तेजी से बढ़ रही है तो उस देश के विकास पर क्या प्रभाव पड़ेंगे। तो देखिए, भोजन की समस्या उत्पन्न होगी, भोजन सीमित है, भोजन की जो समस्या है वो उत्पन्न होगी अगर बहुत अधिक तेज गति से जो जनसंख्या किसी भी देश की बढ़ेगी। आवास की कमी है वो देखने को मिलेगी, बेरोजगारी भरपूर देखने को मिलेगी, निम्न जीवन स्तर जो है वो देखने को मिलेगा, संसाधनों का तीव्र ह्रास है, ये देखने को अपना चैप्टर नंबर 3 मानव विकास। ठीक है, वहीं सबसे पहले अपने को यहाँ पर देखने को मिलता है विकास और वृद्धि। क्या होता है विकास, देखते हैं। विकास का अर्थ गुणात्मक परिवर्तन से है। विकास का अर्थ कैसे परिवर्तन से है, गुणों में परिवर्तन से है। बताते हैं कि व्यक्ति हो उसका विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक उसके गुणों में किसी प्रकार का परिवर्तन है वो आता नहीं। वो गुणों में परिवर्तन तभी आ सकता है जब व्यक्ति क्या हो, शिक्षित हो। ठीक है, तो विकास का अर्थ क्या है कि गुणात्मक परिवर्तन से है जिसका मूल्य क्या होता है, सापेक्ष होता है। विकास का जो मूल्य है वो कैसा होता है, सापेक्ष होता है। विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक वर्तमान दशाओं में सुधार ना हो। विकास कब तक नहीं हो सकता, जब तक वर्तमान दशाओं में सुधार ना हो। उसके बाद में अपन दूसरे पॉइंट पे बात कर लेते हैं वृद्धि। क्या होती है वृद्धि, वृद्धि मात्रात्मक होती है। वृद्धि कैसी होती है, मात्रात्मक होती है। वृद्धि को मापा जा सकता है, वृद्धि को क्या कहा जा सकता है, इसको मापा जा सकता है, मात्रात्मक होती है। और वृद्धि का जो मूल्य है वो कैसा होता है, निरपेक्ष होता है। ठीक है, वृद्धि धनात्मक भी हो सकती है और वृद्धि ऋणात्मक भी हो सकती है। ठीक है, तो ये हो गया वृद्धि और विकास का मतलब। ठीक है, अब अपन बात कर ले वृद्धि व विकास। ठीक है, दोनों जो है समय के संदर्भ में परिवर्तन को इंगित करती है। ठीक है ना, वृद्धि हो चाहे विकास हो, दोनों जो है समय के संदर्भ में परिवर्तन को जो है वो इंगित करते हैं। चलिए आगे अपन बात करते हैं डॉक्टर महबूब उल हक के अनुसार मानव विकास को। क्या है डॉक्टर महबूब उल हक के अनुसार मानव विकास, तो मानव विकास से अभिप्राय ऐसे विकास, डेफिनेशन बहुत बार आ जाती है कि डॉक्टर महबूब उल हक जिन्होंने मानव विकास की जो संकल्पना है वो प्रस्तुत की है, उनके अनुसार मानव विकास क्या है। तो बच्चों यहाँ से अपन नोट्स टाइप सब चीजें बना रहे हैं, पहले और दूसरे चैप्टर के नोट्स आप बना लीजिए, फिर चैप्टर नंबर 3 पे आप लग जाइए। ट्यूशन दोबारा करवाई जाएंगे आपको MCQ टाइप, चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। अभी लिख लीजिए, मानव विकास के जो प्रतिपादक विद्वान है, जो मानव विकास लेके आए, वो थे पाकिस्तान के महबूब उल हक। उनके अनुसार मानव विकास की डेफिनेशन पूछी जाती है, तो उन्होंने क्या बताया मानव विकास, उन्होंने बताया कि ऐसा विकास जो लोगों के विकल्पों में वृद्धि करता है, जो लोगों के विकल्पों में वृद्धि करता है और उनके जीवन में क्या करता है, सुधार लाता है। अब अपन बढ़ते हैं मानव विकास के घटकों की तरफ। कौन से ऐसे घटक है जिनसे मानव विकास है वो होता है, तो मानव विकास के 4 घटक है। अपन बोल सकते हैं मानव विकास के स्तंभ कितने हैं, 4 स्तंभ है। सबसे पहले बात कर ले अपन समता। क्या होता है समता, ठीक है भाई, प्रकृति हो या उपलब्ध अवसर हो, प्रकृति से उपलब्ध अवसर हो, उनकी समानता, समान लोगों तक पहुंच हो, सबको बराबरी का दर्जा है वो मिलना चाहिए। उसके बाद में अपन बात कर ले दूसरे पॉइंट की सतत पोषणीयता। क्या यानी सतत पोषणीयता, संसाधनों का उपयोग है वो भावी पीढ़ी को देखते हुए किया जाना चाहिए, ये सतत पोषणीयता है, तभी तो विकास होगा। आज अपन भविष्य की पीढ़ियों के बारे में जो अपने
चीजें हैं वो बचा के रखेंगे तभी तो आने वाली पीढ़ी का विकास होगा, मानव का विकास होगा। जब जरूरत के हिसाब से, आवश्यकता के हिसाब से, निरंतरता के हिसाब से क्या है अपने को विकास करना है, तो ये हो गया अपना दूसरा पॉइंट, सतत पोषणीयता। उसके बाद में अपन बात कर लेते हैं उत्पादकता की। उत्पादकता, इसमें मानवीय श्रम के महत्व को अधिक महत्व जो है वो दिया जाता है। इसके बाद में अपन बात कर ले सशक्तिकरण। सशक्तिकरण का मतलब हो गया लोगों के विकल्पों में वृद्धि करना, उनको सशक्त करना, उन्हें अवसर चुनने का जो है मौका दिया जाना, ये क्या है, सशक्तिकरण है। अब अपन बात कर लेते हैं मानव विकास के उपागमों की। तो वहां अपन ने स्तंभों की बात कर ली, घटकों की बात कर ली, 4 घटक है, वही मानव विकास के उपागम भी कितने हैं, 4 उपागम है मानव विकास। तो सबसे पहले मानव विकास का उपागम आता है आय उपागम। तो आय उपागम मानव विकास का सबसे प्राचीन उपागम है। मानव विकास का सबसे प्राचीन उपागम कौन सा है, आय उपागम है। मानव विकास को आय के साथ जोड़कर देखा जाता है। आय मतलब क्या हो गया, पैसा। आर्थिक स्थिति कैसी है, मानव को उसी आधार पर जोड़कर देखा जा सकता है। यह प्रति व्यक्ति आय को परिलक्षित करता है, प्रति व्यक्ति आय को परिलक्षित करता है, अर्थात जिस व्यक्ति की जो आय है उसका स्तर अगर उच्च है तो वो मानव विकास की श्रेणी में उच्च माना जाएगा, और जिसका आय की श्रेणी में नीचा स्थान है उसको क्या है, नीचा माना जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अपन बात कर लेते हैं कल्याण उपागम की। पहले अपन ने आय उपागम की बात कर ली, अब अपन बात कर लेते हैं कल्याण उपागम की। तो सरकार लोगों के कल्याण के लिए मानव विकास को लाभार्थी अथवा सभी विकासात्मक गतिविधियों के लक्ष्य के रूप में देखता है। लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण के ऊपर सरकार जो है वो अधिक व्यय करती है। लोगों तक शिक्षा पहुंचे, स्वास्थ्य की सुविधाएं पूछे, लोगों को सामाजिक सुरक्षा मिले और उनके कल्याण पर ज्यादा से ज्यादा व्यय जो है वो सरकार करके लोगों का कल्याण करती है। ठीक है, अपन बात करें आधारभूत आवश्यकता उपागम। ये मानव विकास का तीसरा उपागम है, आधारभूत आवश्यकता। यानी व्यक्ति की कौन सी ऐसी आवश्यकता है जिससे व्यक्ति का विकास जो है वो हो सकता है। तो इसमें 6 आधारभूत आवश्यकताओं के ऊपर अपने को बात करनी है। तो इस उपागम में 6 आधारभूत आवश्यकताओं, व्यक्ति की 6 मूलभूत आवश्यकता है, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, जलापूर्ति, स्वच्छता व आवास को महसूस किया गया। उसके बाद में बात कर लेते हैं अपन क्षमता उपागम की। तो इस उपागम का संबंध जो है प्रोफेसर अमर्त्य सेन से है। इसमें मानवीय क्षमताओं का निर्धारण व संसाधनों तक पहुंच को बढ़ावा दिया गया। इससे संबंध है क्षमता उपागम का अमर्त्य सेन से, जिसमें मानवीय क्षमताओं का निर्धारण करना व संसाधनों तक पहुंच को बढ़ावा देना। अब देखो, जो प्रोफेसर अमर्त्य सेन है उन्होंने विकास का मुख्य ध्येय किसे बताया। तो अब अमर्त्य सेन ने विकास का जो मुख्य ध्येय है, विकास का मुख्य ध्येय वो स्वतंत्रता में वृद्धि को बताया। स्वतंत्रता में वृद्धि क्वेश्चन आ जाता है कई बार। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव विकास सूचकांक। तो मानव विकास सूचकांक एक मापन है जिसके द्वारा किसी देश के लोगों के विकास का मापन, उनके स्वास्थ्य, शिक्षा का स्तर व संसाधनों तक पहुंच के संदर्भ में किया जाता है। मानव विकास का मापन किस आधार पर किया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई किसी भी देश का जो मानव विकास निकाला जाता है वो किन आधारों पे निकाला जाता है। तो देखा जाता है कि वहां स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी है, किस प्रकार की स्वास्थ्य सुविधाएं लोगों को उपलब्ध की जा रही है। इसके अलावा शिक्षा में साक्षरता का दर कैसा है, शिक्षा कैसी है, इस आधार पे भी जो मानव विकास सूचकांक है उसकी रिपोर्ट जो है वो तैयार होती है। इसके अलावा लोगों की संसाधनों तक पहुंच कैसी है, इसके संदर्भ में जो है इसको मापा जाता है। यह सूचकांक 0 से 1 के बीच कुछ भी हो सकता है। अब जब रिपोर्ट तैयार करनी है तो रिपोर्ट कैसे, एक क्रम के अनुसार रिपोर्ट तैयार करती है। तो ठीक है भाई, अपन बात करते हैं कि मानव विकास के जो प्रतिपादक विद्वान है वो कौन है, वो है डॉक्टर महबूब उल हक। ये पाकिस्तान के थे। इन्होंने
प्रोफेसर अमर्त्य सेन के साथ मिलकर मानव विकास के लिए रिपोर्ट जो है वो तैयार की। ठीक है, वो रिपोर्ट किन आधारों पर तय की जाती है? किसी भी देश का जो रिपोर्ट जो है वो इस आधार पर तय की जाती है, स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी है, शिक्षा का स्तर कैसा है, संसाधनों तक लोगों की पहुंच कैसी है। अब इसी आधार पर लोगों का जो कर्म है वो तैयार किया जाता है। ठीक है, तो आपके सामने एक सारणी दी गई है, 0 से 1 के बीच में कुछ भी हो सकता है, 0 से स्टार्टिंग होगी और 1 तक कुछ भी उसका स्कोर है वो हो सकता है। तो यहाँ पर दिया हुआ है स्तर, यानी कि किसी भी देश का यदि मानव विकास सूचकांक अति उच्च है तो उस देश का स्कोर क्या होगा? उस देश का स्कोर होगा 0.800 से अधिक, जैसे 0.800 से लेकर 0.999 तक कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यदि अति उच्च मानव विकास 0.800, 0.801, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। यदि किसी देश का मानव विकास सूचकांक या मानव विकास का स्तर जो है उच्च है, उच्च श्रेणी का है, तो उसका जो स्कोर है वो आपको मिलेगा 0.700 से 0.799 के बीच का। उसके बाद में यदि किसी देश का मानव विकास का स्तर मध्यम है तो उसका स्कोर रहेगा 0.550 से 0.700। यदि किसी देश का मानव विकास का स्तर अति निम्न माना जाए, निम्न कोटि का, तो इसका स्कोर क्या होगा? 0.549 से नीचे। अब अपन एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं, मानव विकास सूचकांक का मापन यूएनडीपी, जिसका पूरा नाम है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा किया जाता है। अब अपन बात कर लेते हैं मानव विकास मापन के 3 प्रमुख सूचकांक। कौन कौन से 3 प्रमुख सूचकांक है, इनकी बात अपन ने पहले बात कर ली, भाई इससे रिपोर्ट तैयार होती है। तो सबसे पहला अपन ने बात की थी कि कौन से ऐसे प्रमुख सूचकांक है जिनके आधार पर मानव विकास की जो रिपोर्ट है वो तैयार की जाती है। तो सबसे पहले स्वास्थ्य का मूल्यांकन किया जाता है। तो इस स्वास्थ्य के मूल्यांकन करने के लिए जो सूचक है वो जन्म के समय जीवन प्रत्याशा है, जो दीर्घ व स्वस्थ जीवन का सूचक है। दूसरा आता है शिक्षा, इसके मूल्यांकन के लिए प्रौढ़ साक्षरता दर तथा विद्यालय में नामांकित बच्चों की संख्या के आधार पर इसको मापा जाता है। तीसरा पॉइंट है संसाधनों तक पहुंच, तो इसको व्यक्ति की, मानव की क्रय शक्ति के आधार पर है वो मापा जा सकता है। उसके बाद में लास्ट पॉइंट है मानव विकास प्रतिवेदन। मानव विकास प्रतिवेदन शुरुआत हुई थी इसकी 1990 से, और 1990 से प्रत्येक वर्ष जो है ये मानव विकास प्रतिवेदन की जो रिपोर्ट है वो प्रकाशित की जाती है। यह यूएनडीपी द्वारा एचडीआई यानी मानव विकास प्रतिवेदन की जो रिपोर्ट है, मानव विकास सूचकांक की जो रिपोर्ट है वो 1990 से प्रतिवर्ष प्रकाशित की जा रही है। यह प्रतिवेदन मानव विकास के अनुसार सभी सदस्य देशों की कोटि क्रमानुसार उपलब्ध कराता है। जैसे आपको समझाया था, कोटि अनुसार स्कोर दे देता है, उसको क्रम दे देता है, उपलब्ध कराता है। इसके बाद में बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आ गई, मानव विकास सूचकांक व गरीबी विकास सूचकांक मानव विकास के महत्वपूर्ण सूचकांक। ठीक है, ये 2 महत्वपूर्ण सूचकांक है मानव विकास सूचकांक के, मानव विकास सूचकांक व गरीबी विकास सूचकांक। मानव विकास यूएनडीपी द्वारा प्रयुक्त मानव विकास सूचकांक के महत्वपूर्ण सूचकांक इनको माना गया। ठीक है, अब अपन इस पाठ के या सभी पाठों के जब एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन करेंगे तब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को हम यहाँ से करने वाले हैं, ऑप्शन क्वेश्चनों को यहाँ से करने वाले हैं। तो नोट्स टाइप जो भी चीज है यहाँ से प्यारे बच्चों आप उतार लीजिएगा। तब तक के लिए ये था आपका 3 का चैप्टर। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।